नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। सोचिए और अमीर बनिए के पार्ट 5 में हम बात करेंगे। और जो पार्ट 5 है वो आत्म सुझाव के बारे में है। जो आत्म सुझाव का मतलब हम सब समझते हैं कि हमें बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, सुझाव मांगने पर। लेकिन इसके साथ अगर हम किसी से सुझाव लेते हैं और उन सुझावों के बाद उनका अगर हम विश्लेषण करते हैं कि मेरे लिए कौन सा सुझाव सही है, कौन सा नहीं है, जो मैं कार्य करना चाहता हूं, तो आत्म सुझाव जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्योंकि सबसे अहम जो स्टेप है हमें आगे बढ़ने में, वो आत्म सुझाव का ही है कि हम उसमें किस तरह से सोचें। बुक में लिखा है कि आत्म सुझाव की श्रेणी में वे सारे सुझाव और स्वयं को दिए गए वे सभी उद्दीपन आते हैं, यानी सुझाव आते हैं जो हमारी 5 जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से पहुंचते हैं। सबसे 5 इंद्रियां कौन सी हमारी हमें मालूम है। उनके रिसीविंग से, जो रिसीव करते हैं, रिसीविंग कर रहे हैं हर समय, हर पल, अलग अलग एंगल से, तो सभी हम तक पहुंच रहे हैं, हमारी मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है। दूसरी तरफ से कहा जाए तो आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया सुझाव है। यह अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख साधन है। यानी कि जो सबसे बड़ी कड़ी है, हमारा जो माइंड है, चेतन और अवचेतन, तो उसके बीच में जो संवाद होता है, तो वो आत्म सुझाव जो है एक ब्रिज का काम करता है, एक संवाद का काम करता है। इसका मतलब ये है, आप अपने जिन प्रबल विचारों को चेतन मस्तिष्क में रहने की अनुमति देते हैं, अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के सुझाव हैं, थॉट हैं, विचार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आप अपने आप अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हमें वो प्रभावित करते हैं। प्रकृति ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वह अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच रहे विचारों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। कितनी अच्छी बात कही है कि प्रकृति ने इंसान को बनाया है कि वो जितने भी सुझाव पहुंचते हैं हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से, तो उसको वो नियंत्रित कर सकता है। हालांकि इस बात का यह अर्थ नहीं कि इंसान हमेशा इस नियंत्रण का प्रयोग करता है। ज्यादातर मामलों में वह इस नियंत्रण का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी कि हम उन सुझावों को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क चंचल है, अलग अलग चीजें सोचता है, एक ही पॉइंट पे आने के बाद स्थिर नहीं रहता है, तो वो उनको दरकिनार करता है। इसका मतलब ये है, जिससे वो स्पष्ट होता है कि इतने सारे लोग जीवन भर गरीब क्यों बने रहते हैं। अगर हम आत्म सुझावों का नियंत्रण रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम आत्म सुझावों पर अडिग रह जाएं, तो जितने भी दुनिया में गरीब लोग हैं वो अमीर बन सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने तो उसको सबको समान बनाया है। लेकिन उसका जो चंचल मन है उसको वो नेगेटिव काम करने के लिए हमेशा प्रभावित करता है। एक चीनी कहावत आपने सुनी होगी,
1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कदम एक ही है तो कदम दूसरा भी आगे आएगा, तो इसलिए 1000 मील की यात्रा हम एक स्टेप से पार करते हैं। और दूसरी कहानी ये भी हो सकती है कि सच और झूठ, सच इतना जल्दी फैलता है अपेक्षा झूठ के, हमें पता है, लेकिन झूठ उतना जल्दी सच से भी ज्यादा फैलता है। सच नाम का जो जूता पैरों में डलता है, तब तक झूठ नाम का जूता आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। ऐसी कहावत हम समझ सकते हैं। यहाँ पे वही है। याद कीजिए, यह कहा गया है कि अवचेतन मन, मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है, यानी कि अवचेतन मन एक गार्डन की तरह होता है जिसमें बेहतर फसलों के बीज न बोए गए तो अनुपयोगी पौधे प्रचुरता में उग जाते हैं। बाग बगीचे में अगर हम ना भी कुछ चीज बोते हैं, जो हमने फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के पौधे लगाए हैं, उनके अलावा भी जो अगर हम कोई ना भी उसको उगाते हैं तो भी उग जाते हैं। इसका मतलब ये है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की वह एजेंसी है जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस बगीचे में सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति के बीज बोता है, या फिर वह इसकी सही देखभाल नहीं करता। नकारात्मक और दूसरी चीजें प्रकृति के विचारों को इस बगीचे के अंदर चले जाने की अनुमति देता है। जिस तरह से बगीचे में बहुत सारे हमारे उपयोगी फल हैं, उस तरह से हमारे मस्तिष्क में भी बहुत सारे अच्छे विचार हैं। बगीचे के फलों के बीच में ऐसी चीजें उगती हैं, समय समय पर अगर आप उसकी छटाई नहीं करते हैं तो जो अनुपयोगी चीजें हैं और जो उपयोगी चीजें हैं उनमें अंतर हम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारे मस्तिष्क में जो हमारे आत्म सुझाव, हमें आगे बढ़ने के सुझाव होते हैं, तो उसी में पॉजिटिव और नेगेटिव विचार आ जाते हैं। बशर्ते हमें पॉजिटिव विचारों का रूपांतरण आगे की तरफ करना है डेली लाइफ में, और नेगेटिव विचारों को छोड़ना है। इसमें कहता है कि धन जो है, संपत्ति जो है, उसको आपको हाथ में लेके महसूस करना होगा, इमेजिनेशन करना होगा, कल्पना करनी होगी, इच्छा करनी होगी कि मेरे हाथ में ये चीजें हैं, अनुभव करना होगा। क्योंकि व्यक्ति अनुभव करने की प्रवृत्ति में पीछे रह गया है, क्योंकि हम शिकायतें ज्यादा करते हैं, हम थैंक यू नहीं बोलते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते हैं डेली लाइफ में, तो हम नेगेटिव सेंस में रहते हैं। तो ये नहीं कि सभी रहते हैं, जो अवेयर हो चुके हैं अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो वो सब सेंस में पॉजिटिव सोचते हैं। और सब कुछ स्वस्थ शरीर के साथ स्पष्ट बातचीत, लैंग्वेज, आंखें, 5 इंद्रियां सही है, सब कुछ आपका शरीर का सही है, तो उसके बाद भी शुक्रिया नहीं है, तो शिकायतें हैं, तो आप इस टाइप की जो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि संपत्ति जितने भी आपके पास है उसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो इसमें ये है कि आपको उसके साथ आपको जोड़ना है, चेतना को जोड़ना है, जिसको हम आमतौर पर आत्मा बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो उसको महसूस करना है, ये चीज मेरे पास है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है। लेकिन सबसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम जो बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो आपको डायरेक्शन करता है कि ये चीज है और होगी।
तो हमें धन, जो संपत्ति हमारे पास जितनी भी है और जितना हम पाना चाहते हैं, उसको हमें महसूस करना होगा कि मेरे पास है। तो तभी तो आप, जो आपकी आत्म सुझाव आपने लिया है, वो कंप्लीट की तरफ आगे बढ़ेगा। इसी में आगे कहा गया कि जब हम पहली बार कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाए या उन्हें पूरी तरह से अभिव्यक्त न कर पाए। इसमें एक एग्जाम्पल, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, शुरुआत में मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत सारी विधियां, अलग अलग विधियां हैं। तो जो सांसों का जो आवागमन है, तो उसको हमें पकड़ना होता है। आ रहा है, जा रहा है, तो उस पर केंद्रित करना होता है और सांसों के बिहाव पे हमें मन मस्तिष्क तक पहुंचना है। क्योंकि यहाँ जो चेतन है, अवचेतन तो एक हार्ड डिस्क की तरह बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जैसे हमारी एक लाइब्रेरी है, अगर उस लाइब्रेरी में कोई विजिट नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ चीज नहीं है। लेकिन जब हम उसमें विजिट करते हैं तो बहुत सारा उसमें सूचनाओं का जो संग्रह है वो हमें नजर आता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम मस्तिष्क को पकड़ते हैं चेतन के मन के द्वारा, जो चेतन है, तो उस चेतन को तभी पकड़ा जा सकता है जब हम दूसरी चीजों को नकारते हैं। इतना आसान भी नहीं है चीजों को, उसको मेडिटेशन के माध्यम से पकड़ना। एक दिन में तो नहीं होगा। तो उसमें जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ अगर हम ध्यान लगाते हैं सांसों के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ध्यान बाहर की तरफ, और उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हमारा ध्यान लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें नियंत्रित करना होगा उस डायरेक्शन को। तो हमें ये कहता है कि हमें हताश नहीं होना है, हमें अनुभव करना है, क्योंकि अचानक नहीं होंगी चीजें। क्योंकि बच्चे हम अचानक नहीं बड़े हुए हैं, उसके लिए समय लगा है, उसके लिए मेहनत लगी है, उसके लिए सूचनाएं लगी है, उसके लिए पैसा लगा है, बहुत सारे सिस्टम लगा है हमें बड़ा करने में, हमें प्रवेश करने में, हमें एजुकेटेड करने में। तो यहाँ इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उसको क्या है कि आपकी भावनाओं को आपको पकड़ना होगा और उसको आपको अभिव्यक्त करना होगा और उसमें आपको नियंत्रित करना होगा। अगर ऐसा होता है तो आप हताश न हो। अगर नियंत्रण नहीं होता है, याद रखें, इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि बिना कुछ के कुछ मिलेगा। सिंपल सी चीजें हैं कि आप अगर नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप उसको करना चाहते हैं तो वो तभी मिलेगा ना। तो हमें उसके डायरेक्शन में उसको करना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी इच्छा भी हो तो भी आप धोखा नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपकी जो इच्छा है तो उसको आप धोखा नहीं दे सकते। अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की सामर्थ्य हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने कहा ना, हमने पहले एपिसोड में कहा कि आप ये बनना चाहते हैं तो उसके बदले दोगे क्या? आपका समय देना पड़ेगा। आपको समय, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। समय आपको किस काम में देना है, किस लगन के साथ देना है, क्योंकि आप तभी ले सकते हो जब आप दे रहे हो। संपत्ति का तो पहला रूल है कि मुझे आप कमाना चाहते हो तो बदले में क्या दोगे। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो संपत्ति भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो धन का जो सिद्धांत है उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। और धन से पहले हमें एजुकेशन भी की कीमत चुकानी पड़ती है। हम एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में LKG,
का मतलब LKG UKG फर्स्ट से लेके 10th तक। तो उसमें फैमिली क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, धन चुका रही है, दे रही है, और आप इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है, नॉलेज जो है, उस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं। तो वो क्या है, आपको चुकाना है कि आप चुका रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी इस संदर्भ में, तो उसका आपको अनुसरण भी करना होगा। और यह कीमत आपको यहाँ दी गई सिद्धांतों के अनुसार पूरी लगन के साथ आपको चुकानी होगी। आप और केवल आपको ही ये फैसला करना है। इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं है या कोई दूसरा आदमी नहीं है। इसमें केवल आपका मतलब आपका मस्तिष्क, और उसमें आए आपके विचार, और विचारों का जो आत्म विश्लेषण है, आत्म सुझाव है, तो उसको फैसला करना है कि जिस पुरस्कार के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, पुरस्कार मतलब जो आप पाना चाहते हैं, धन की चेतना, विचार की चेतना, या संपत्ति की चेतना, आगे बढ़ने की चेतना, तो यह प्रयास इतना बड़ा है या नहीं है, इसकी कीमत आपने चुकाई ही ली जाएगी, यानी कि आपको चुकानी पड़ेगी। आत्म सुझाव के सिद्धांत का प्रयोग करने की आपकी योग्यता बहुत हद तक इच्छा पर एकाग्रित होने की आपकी अक्षमता पर निर्भर करेगी, जब तक कि ये इच्छा धधकती हुई आपकी तरह प्रबल न बन जाए। कि जब तक आपकी इच्छा नहीं है तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रबल इच्छा का मतलब ये है कि आपका लगन और आत्म सुझाव की तरह आपकी इच्छा भी इस तरह से बन जाए। तो इसी में आगे कहा गया है कि आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के 6 कदम हैं। तो इसमें क्या है कि भाई अगर हमने चेतन मन को तो हम जानते हैं, उससे तो रूबरू होते हैं, रोज होते हैं, और उस चेतन मन से ही हम फर्स्ट स्टेप जब उठते हैं सोने के बाद, तो चेतन मन ही हमें कहता है कि आप उठिए, बॉडी में मूवमेंट कीजिए और पहला स्टेप आप नीचे डालिए। तो उसमें क्या है, अवचेतन जो मन है, तो अवचेतन मन में क्या है कि आपका कि अगर उसको हमें जागृत करना, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वो हार्ड डिस्क है, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कितनी चीजें हम ले रहे हैं तो उसके पास सबसे ज्यादा खजाना तो उसी के पास है। चेतन मन तो इतना ही चलता है कि हम एक मोमेंट में चल रहे हैं, डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो संग्रह है वो अवचेतन मन का है। तो इसके बारे में कहते हैं कि किसी शांत जगह पर जाएं, और रात में जो बिस्तर है जाना जो है वो सबसे बड़ा उचित उसका एग्जाम्पल है, जहाँ कोई व्यवधान नहीं है। इसको आपको समझना होगा। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य की ओर जोर से दोहराएं। इसमें ये कहता है कि भाई जो हमें लिखना है, लिखा है बुक पे, नोटबुक पे, उसको हमें अंतर्मन से दोहराना नहीं है, उसको हमें बोलना है, ताकि वो हम जो बोलते हैं तो हमारे कानों को सुनना चाहिए। तो उसी सुनने के डायरेक्शन में वो इधर मस्तिष्क के होते हुए आप तक पहुंचे। इसमें महान बुद्ध की एक कल्पना है कि महान बुद्ध जो हैं उस जमाने में लिखित लिटरेचर नहीं है, तो उस जमाने का क्या है कि एक ही वाक्य को 3 बार वो दोहराते थे। अपने शिष्यों के सामने जो प्रवचन देते थे, तो एक ही जो वाक्य जो बोला जा रहा है उसको 3 बार दोहराते थे, क्योंकि 3 बार का मतलब ये है कि फर्स्ट बार आपका अटेंशन सीकर है, आप कोई चीज सुन रहे हो, अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो सेकंड आपका आ जाएगा, तो उसका डायरेक्शन आप तक पहुंच रहा है। वो थर्ड बार जो रिपीटेशन है, थर्ड टाइम,
तो वो आपके अवचेतन मन तक, चेतन से अवचेतन मन तक रिसीविंग करेगा। तो यहाँ पे भी ये है कि आपको वो दोहरानी है, और जिसे आप इकट्ठी करना चाहते हैं वह समय सीमा जिसमें आप ये है धनराशि कमाना चाहते हैं, और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं, जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही ज्यादा धन के स्वामी हैं। क्योंकि आप जब ये मानना है कि आप जहां बैठे हो और जो आपके पास है, तो उसका आपको थैंक यू भी बोलना होगा, क्योंकि पहले से ही आप धन के स्वामी हो। क्योंकि संपत्ति का सबसे बड़ा डायरेक्शन ये है कि संपत्ति एक दूसरे को खींचती है। वो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे मैं समझता हूँ, एक नौकरी आपने पाली है तो सेकंड नौकरी भी आपका वेट करती है, थर्ड नौकरी भी आपका वेट करती है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप तक पहुंचना होता है वो सबसे बड़ा कठिन नगर है, और फिर सेकंड और थर्ड स्टेप पे पहुंचना वो आसान हो जाता है। और इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम समतल जमीन पे घर बनाते हैं, तो जब नीचे का जो पोर्शन है तो उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज्यादा पैसा भी उसी में खर्च होता है। लेकिन उसकी अगर आप डबल स्टोरी बनाते हो, उसके ऊपर एक स्टोरी बनाते हो, तो उसमें आधा ही उसमें पेमेंट लगेगा, आधा ही समय लगेगा। तो इस डायरेक्शन में हम अपने घर में भी सोच सकते हैं, आसपास भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि आपके पास वो पहले से ही निश्चित है। दूसरा इसमें की है कि इस प्रोग्राम को सुबह और रात को आपको दोहराना होगा, और जब तक ये आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जैसे आप पाना चाहते हैं। सुबह और शाम आपको करना होगा। अब मैंने उसमें करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं अपना काम तो कर रहा हूं ना। तो सुबह और शाम जिस भी सिचुएशन में हो, सुबह का जो समय है वो उठने का जो समय है, तो उसमें आपके पास कोई नहीं होता, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है किसी भी डायरेक्शन में। तो आपकी बॉडी और आपका मस्तिष्क है उसमें। शाम को आपको डिस्टर्ब कर कोई भी नहीं कर सकता, सोने से पहले की बात है, तमाम काम हो जाने के बाद तो आप ये कर सकते हैं। तीसरा इसमें क्या है कि अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखें जहां पर आप उसे सुबह और रात को देख सकें, इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने। सुबह भी आप उसको देख रहे हो और शाम को भी आप उसको देख रहे हो। इसका मतलब ये है। और सोने से ठीक पहले और उठने से ठीक बाद उसको पढ़ें जब तक कि आपको याद न हो जाए। ठीक है। इसके बाद ये है कि यह व्यवहारिक रूप से आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम है। क्योंकि पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं है तो उस तैयार तो बाहरी चीजें कैसे रिसीव होंगी। तो पहले हमें अपनी बॉडी, अपने मस्तिष्क को समझाना होगा कि इसके लिए हम तैयार हैं। तो कुछ स्टेप बचते, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।